हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसमें लास्ट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था, मैंने चेक करने के लिए कि कौन कितना ध्यान देता है, लेकिन उसमें किसी ने भी उस गलती को नहीं पकड़ा। जैसे मैं उस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। क्या था, यदि मान लो दो इरेशनल नंबर है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करूं, दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करूं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। तो मैंने जो ऑप्शन लगाया था, मैंने लगाया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बट ये ऑप्शन गलत है, किसी ने नहीं पकड़ा। जबकि मैंने उसके आंसर में √2 इंटू √2 का एग्जाम्पल बोला था कि 4 होता है, लेकिन 4 क्या है, एक इंटीजर है और इसके डेनोमिनेटर यानी हर में कुछ नहीं होता है तो 1 है। और यदि कोई नंबर P/Q का फॉर्म दिखा दे तो वो रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या शो करता है, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या भी शो करता है। बट ये हमेशा परिमेय संख्या शो नहीं करता। मान लो कि √3 एक इरेशनल नंबर है और √7 एक इरेशनल नंबर है। यदि मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो √21 होता है, जो कि एक इंटीजर ना होकर के एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। और रियल नंबर कभी भी यदि अंडर रूट में हो या डेसिमल में हो, ऐसा डेसिमल जिसको हम टर्मिनेट अर्थात हिंदी में उसे हम शांत भी बोलते हैं। जैसे यदि बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान दे तो उसमें शांत और अशांत पूर्णांक का नाम आता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हर हमेशा दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, लेकिन ये गलती किसी ने भी नहीं पकड़ी। मैं देखना चाह रहा था कि कौन कमेंट सेक्शन में बोलता है, अब बाद में मुझे ही आके जवाब देना पड़ा कि लास्ट वाला क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, अर्थात इंग्लिश में बोलने तो बोथ रेशनल एंड इरेशनल दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं। यदि मान लो कि मैं √4 एंड √4 में आपस में मल्टीप्लाई करूं तो √4 एंड √4 4 हो जाएगा, जबकि 4/1 क्या P/Q के फॉर्म में इंटीजर को शो करता है। तो ये तो मेरा परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। इस बार हिंदी वाले बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, मुझे मालूम था पिछले क्लास में मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिए थे, इस बार मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी लेके आऊंगा। तो एक बार आप कोशिश करिए, क्योंकि मैं बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बोलूंगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं लीजिएगा। तो लास्ट क्लास में जो एक लास्ट वाला ही क्वेश्चन था, दो अपरिमेय यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो उसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, और हिंदी में बोलें तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर को कैरी करते हैं या कौन से नंबर को लेते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। चले आगे बढ़ें। चलो, आज के हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और एक बच्चे का क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, ये मैं क्वेश्चन लाया हूं जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उस बच्चे का डाउट था कि सर एक ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो हम ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही आपके बिहार बोर्ड में MCQ आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके लिखने वाले आएंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जो 3 से 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का भी, उसको डिपेंड करता है कि बिहार में सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर तक का आता है। ठीक है, तो मैं आज ऐसे भी क्वेश्चन लाया हूं, और बहुत सारे, देखिए बहुत सारे मैं MCQ भी लाया हूं, बहुत सारे MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब परेशान नहीं होइएगा, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 यानी 2166 है तो उनका मैस है, मैस है का मतलब यहाँ पे
इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दे HCF से है, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे समझ ही गए होंगे M 900 का मतलब महत्तम समापवर्तक है, और इसका वो दे रखा है 19, तो उनका एलसीएम क्या होगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF इक्वल में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी लस है। एलसीएम इंटू एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, लेस है या तो लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मैस है, यानी महत्तम समापवर्तक। आपको देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और मैस है दे रखा है, यानी लेस है निकालना है, तो मैं लेस है को x मान लू, मान सकते हैं कि भाई लेस है एक x है, और मैस है आपको दे रखा है 19, और दो संख्याओं का गुणनफल उसने ऑलरेडी दे दिया है 2166। x के साथ ये 19 मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरी पोजीशन दूसरी जगह जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही मल्टीप्लाई वाला चीज दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवाइड वाला चीज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब इसको काटते हैं। अब 216 को मुझे 19 से डिवाइड करना है। 19 वन जा 19, ठीक है। 11 में से 11 में से 9 गए 2, और इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बचा, इधर नोट करेंगे 6, 9 वन जा 19, तो इधर क्या बचा 7, और इधर हम नोट करेंगे क्या 6, 19 4 जा 76। टेबल याद रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 114। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपोर्टेंट है, और 1 मार्क्स में हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पेज पे दिख जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। चलिए आप इसका पहले जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर जो एक से तो कटते ही हैं और खुद से भी कटे जाएं। और सबसे छोटा भाज्य संख्या ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपको मैं पहली बता दूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 1 नहीं होता, बिकॉज 1 केवल 1 से ही करता है और अपने आप से। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि दो नंबर से कटने चाहिए, एक तो 1 से कट जाए और एक अपने नंबर से। जैसे मैं बोलूं, मैंने 4 बोल दिया, तो 4 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल होने चाहिए। और यदि मैं 2 ले लूं तो 2 केवल 1 से जाता है और 2 से जाता है, तो ये मेरा प्राइम नंबर हो गया सबसे छोटा। तीसरा 1 से जाता है, 3 से जाता है, तो दूसरा प्राइम नंबर 3 भी हो गया। आपको ये बात समझ में आ रहा है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछे तो आप 2 बता सकते हैं, बट यदि लॉन्गेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बताएं तो हम इसे नहीं बता सकते, क्योंकि हम काउंटिंग को गिन नहीं सकते, मतलब नंबर्स को गिन नहीं सकते कि कितने, हम बोल देते ना इनफाइनाइट है, तो हम अभाज्य सबसे बड़ा इनफाइनाइट नंबर क्या बताएं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम क्या बताएं, नहीं बता सकते ना। चलो ये नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। अब बताएं, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। एचसीएफ मतलब क्या, मैस है, महत्तम समापवर्तक। चलो सबसे छोटा 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं, ठीक है। और 2 3 में आपस में इसको मैं डिवीजन विधि से कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, यानी देखो 1 कट रहा है ना, तो इसका सबसे इजी आंसर है 71, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई और एग्जांपल देके देखे, ठीक है देख लेते हैं। एक 17 भी प्राइम नंबर है और एक 19 भी प्राइम नंबर है, निकाले क्या। 19 को मैं 17 से डिवाइड करूं तो 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, क्या बचा 2 बचा। यहाँ मैं 17 कर रहा हूँ, 2 8 जा 16, क्या बचा 1 बचा। ये देखो लास्ट में जो नंबर बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो दो संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज, ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज, आप इसे याद भी कर सकते हैं, ऑलवेज 1 ही होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज 1 ही होगा। चलो ये आपको ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रमेयिका, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनो। अब ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके किसी धनात्मक
किसी धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का घन, घन मतलब क्यूब को बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे 3 का क्यूब 27 हो गया, 9 का क्यूब 729 हो गया, तो ऐसे ही मैं क्यूब का यूज करके 9m+1 या 9m+8 के रूप का प्रयोग हमें बताना है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो यूक्लिड, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा, आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है ये। कुछ बच्चे क्या कहते हैं रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, समझो। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहां पे r 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, b मतलब यहाँ पे आप कोई जो नंबर लेंगे इंटीजर लेंगे उससे छोटा होता है, ठीक है। अब यहां देखो यहां नंबर क्या है 9m यानी बी क्यू यानी 9m, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, बट यदि हम 9 का क्यूब करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाता है 729, तो ऐसा कोई नंबर लो जिसमें 9 इंक्लूड हो जाए। तो यदि मैं 3 का क्यूब ले लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा 27, और 27 में 9 आता है, 27 में 9 आता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं 3 का यूज कर लेते हैं, यानी बी की वैल्यू में क्या पुट कर देता हूं यहाँ पे 3, ठीक है। तो चलो a बराबर क्या हो गया, अब मैं क्या करता हूं r की वैल्यू कहां से तक लेनी है, जीरो से लेकर के मैंने b की वैल्यू क्या मान ली 3, यानी 0 से लेकर 3 तक हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। चलो पुट करते हैं r इक्वल में 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यू, अब प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे क्या मान लो इक्वेशन 1। दूसरा करते हैं, अब 0 से आगे बढ़ते हैं 1, तो 1 यदि मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 तो है ही, 3 क्यू, r की वैल्यू 1 माननी है, तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया 2। चलो अब क्या हम पुट करें, r की वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ लिख देते हैं पुट r इक्वल में 1, जिससे आपको ध्यान रहे। अब क्या पुट करते हैं, पुट r इक्वल में 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3q+2, 3 नहीं पुट करना, ध्यान रखना 3 मत पुट करना, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 3 है, यानी r की वैल्यू 3 से छोटी है। इक्वल यदि मान लो ये वाला साइन होता, ये वाला यहाँ पे होता, तो हम 3 ले लेते, ठीक है। तो आपके पास कितने इक्वेशन बन गए 1 2 3, सॉरी हाँ, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट जरा रुक जाइएगा। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 1 को हम लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन वन को लो, a बराबर क्या है मेरे पास 3q को, अब बोथ साइड क्या कर दो क्यूब, यानी दोनों साइड दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर घन करूंगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, 3 का क्यूब करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब। अब मुझे तो केवल यहाँ 9 चाहिए, तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं 9 आगे ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब। अब मैंने 3q क्यूब को क्या मान लिया m, भाई मान सकता हूं, और m कोई क्या है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम इंटीजर, पूर्णांक को हम क्या बोल देते हैं इंटीजर। तो मेरी a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 9m। चलो एक तो सॉल्व हो गया, देखो 9m आ गया। अब मुझे 9m+1 लाना है, यहां तक आप नोट करो, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलो यहां तक आपने नोट कर लिया क्या, क्योंकि मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, इसको मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तभी मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा ना, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसे अब डिलीट करके आगे वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब दूसरा इक्वेशन कोई बताएगा मुझे,
दूसरा इक्वेशन क्या था कि दूसरा इक्वेशन था आपका a बराबर 3q+1 था, a बराबर 3q+1 था ना। चलो इसमें भी क्या करेंगे हम, दोनों ओर घन करने पर, जितने भी इक्वेशन हमने माने ना, पहला दूसरा तीसरा, सब में यही करना है, दोनों ओर घन करने पर आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे a क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3q+1 क्यूब मत कर देना क्योंकि 3q+1 एक ही है। अब चलो करते हैं, a क्यूब इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब +1 प्लस 3a²b। यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, a क्यूब + b क्यूब + 3a² प्लस 3ab²। आप ये याद कर लें, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो प्लस 3a² यानी 3 × 3 इसका स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है मेरे पे यहाँ पे 1 प्लस 3ab² 3 × 3q इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो a क्यूब इक्वल में 27q क्यूब +1 प्लस 3q का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9q² और 9q² की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27q² प्लस 3 3 जा 9q, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो इसको सिस्टमेटिक वे में लिख ले, हम ये जानते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है। तो 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस का 1 a क्यूब इक्वल में, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मुझे तो यहाँ अंदर 9 बनाना है तो यहाँ क्या कॉमन ले लोगे, 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा q क्यूब प्लस 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q + 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने 1 आगे ले लिया और ये वाली चीज को मैंने क्या मान लिया कि ये m है, और ये m का मतलब क्या, यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ माना कोई ये m है और ये एक पूर्णांक है। यदि मैं इसे पूर्णांक मान लूं तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9m + 1। ये देखो दूसरा भी प्रूफ हो गया, पहला तो हो ही गया था, दूसरा भी प्रूफ हो गया। आई थिंक ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको काम देता हूं, 9m + 8 को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूं, इसके बाद आपको ही करना पड़ेगा। तीसरा इक्वेशन क्या हुआ था, a बराबर 3q + 2 आया था, 3q + 2 आया था, दोनों ओर घन करो, दोनों ओर घन करो, और तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल में 3q + 2 का क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपका a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9m + का 8, ठीक है, जो इक्वेशन मेरा ये 3 था, ठीक है। अब वहीं आप क्या लिख देंगे, आंसर, हेंस सॉल्व। बताओ कोई हार्ड था, ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, बताओ इंग्लिश में हम इसे यूक्लिड विभाजन को डिवीजन, प्रेमिका को थ्योरम बोलते हैं, प्रेमिका नहीं प्रमेयिका, ओके। तो कोई गलत नहीं वे में नहीं लेगा, पढ़ाई करो, मस्ती नहीं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गया, यदि फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अब मुझे ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा समझा दीजिए, या मेरे पे एक अलग क्वेश्चन है वो आप समझा दीजिए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे ने पूछा है, अगली बार जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसका नाम भी लूंगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, ठीक है, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये चले आगे बढ़े, ये वीडियो को पोस्ट करो और इसे नोट डाउन कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूं, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, इन वर्गों को 3m या 3m + 2 के रूप में लिखे। पहले क्या मानोगे, इसका इक्वेशन मान लेना, विभाजन प्रेमिका जिसे बोलते हैं, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं, b = bq + r, यहाँ पे r क्या है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा और b से छोटा। यहाँ पे b क्या लोगे, b सिंपल 3 ले लेना, और इसमें तो वर्ग बोला हुआ है 3 ले लेना, ठीक है,
क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 9 में से 3 तो आ ही गया ना। ठीक है, तो पुट बी बराबर क्या पुट कर लेना 3 और आर की वैल्यू 0 से लेकर के 0, 1 और 2 ले लेना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 0 R 3। जिसने फिर भी ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, सेम वही क्वेश्चन है। देखो ना, m के लिए 3m चाहिए, 3m+1 चाहिए, यहाँ केवल 2 ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वहां तो 3 इक्वेशन बना, उसको घन करना पड़ा, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहां घन करना था इसलिए क्यूब किया, यहाँ पे वर्ग करना है तो आप इक्वेशन को क्या करेंगे स्क्वायर, यानी जो तुम्हारा BQ+R बनेगा उसको आप यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो घन वाला थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने आपको वो करा दिया, लेकिन स्क्वायर वाला मेरे हिसाब से तो आपको कर लेना चाहिए। यदि फिर भी 1% भी दिक्कत आए तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने इस बच्चे का क्वेश्चन लिया और सॉल्व किया, वैसे ही मैं आपका भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो 0, पहला क्वेश्चन है, अब आते हैं MCQ पे। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की, अब उंगली पे गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उंगली पे गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे याद करो। तो सुनो, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की पूछिए ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 1, 3, 5 से लेकर के कितना 49 तक। तो यहाँ पे आपने अनुक्रम समांतर श्रेणी पढ़ी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अनुक्रम श्रेणी, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 3, इसे 1 मिनट, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है, तो 3 में से बन गया 2, और लास्ट टर्म आपकी क्या है 49। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a+n-1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए एन है मेरा लास्ट टर्म यानी 49 बराबर ए क्या है 1, सॉरी 3, 1 ही है, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस n-1, मुझे n ही निकालना है, यानी n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व कर लो बस, ये 1 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 49 में से बन गया 48 इक्वल में क्या n-1 इंटू में 2, 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 48 को यदि 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 24 इक्वल में n-1, -1 क्या है यहाँ पे, वो 1 क्या है माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 24 में यदि 1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या है 25। अब उंगली पे मत गिनना बच्चों की तरह, ठीक है, 10th क्लास में हो तो थोड़ा ऐसे अनुक्रम श्रेणी का यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो 5, 15 और 20 के लैसे और मैसे का अनुपात बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। अब सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दूसरा मैं बस आंसर बताता हुआ जाऊंगा, आप सॉल्व कर लेना। इसका लेस है तो आएगा 60, और मैं से आएगा इसका लेस है और मैं से आएगा इसका 5, तो ये जाएगा 12:1 में, तो इसका आंसर है 12:1, 12:1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें। चलो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब क्या, इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान दो, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या √10 को हम खोल सकते हैं, इंटीजर में डिवाइड, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। √24 को नहीं, √35 को नहीं, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1। हम इसे देखो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे का पूरा एक नंबर, ना वो डेसिमल में होना चाहिए ना वो अंडर रूट में होना चाहिए। यदि अंडर रूट में है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे 4 है, √4 कर दूं वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा यदि अंडर रूट में है तो। अब पॉइंट में है, जैसे मैंने लिख लिया 2.4, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। बट यदि मैं 0.2 पे बार लगा दूं तब आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो इस पोजीशन में ये इरेशनल हो जाएगा और यहाँ पे ये रेशनल हो जाएगा। समझ गए, तो 3 का आंसर है आपका डी। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन क्या है,
दो संख्याएं a और 18 का लेस है 36 है और मैस है 2 है, तो a का मान बताओ। यहाँ पे दो संख्याएं a और 18, मैंने आपको क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लेस है इंटू मैस है होता है, लेस है गुना मैस है होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या है यहाँ पे a और 18 है और लेस है कितना दे रखा है 36 और मैस है कितना दे रखा है 2। चलो a की वैल्यू निकालूंगा, 18 मल्टीप्लाई में उधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 36 इंटू 2 अपॉन में 18, 18 2 जा 36, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है 4, यानी 4 का आंसर कितना हो गया 4। अब 5 क्वेश्चन करिए। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मैस है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैस का यदि दो प्राइम नंबर है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताओ। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। भाज्य का मतलब है कोप्राइम, ठीक है, चलो भाज्य का मतलब है यहाँ पे कोप्राइम। भाज्य का मतलब है यहाँ कोप्राइम, तो सबसे छोटा कोप्राइम नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोप्राइम, पता है क्या होता है, कोप्राइम होता है मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 3 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड, जो एक 4 ही है। क्यों 1 2 4, यदि ये केवल 1 2 से जाता तो ये कोप्राइम नहीं होता। कोप्राइम होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो 1 2 4 3 फैक्टर हो गए, यानी सबसे छोटा कोप्राइम नंबर मेरा यहाँ पे 4 है, यानी कोप्राइम मतलब भाज्य संख्या। इनका गुणनफल पूछा है तो 2 4 जा 8, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों आपको? यदि समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, जल्दी से आप बताओ, टाइम भी ज्यादा हो गया है। चलो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। 29 25 5 से डिविजिबल है, 16 4 से, 15 3 से और 5 से, तो इसका आंसर है ए। तो यानी बी सी डी गलत हो गया, इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। चलो 8 बताओ। 8 है 3.27 पे बार लगा हुआ, ये याद रखना। एक क्या है बताओ, जल्दी बताओ। एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, एक प्राकृत संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना इस पे मैंने बार लगाया हुआ है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये है हमारा इंग्लिश में यदि बोलूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय मतलब क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी को m को आपको क्या मानना है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कोई भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। सो याद रखना जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यदि मैं m को 0 लूं तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, सम संख्या है। यदि m को 0 लूं तो ये 1, तो ये तो हो नहीं सकता, क्या b तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं 1 लेता हूं तो 2 1 जा 2 +1 कितना हो गया 3, जो भी सम संख्या है। कहोगे सर मैं 2 लूं तो ले लो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो यहाँ ये तो ऑलवेज आपका विषम नंबर ही आएगा, ये ऑलवेज आपका विषम संख्या ही आएगा, ठीक है। चलो 2m-1 करते हैं, तो ये आपका क्या चला जाएगा d 2m-1। यदि मैं 0 लूं तो 2 1 जा 0 -1 नेगेटिव विषम संख्या। यदि 1 लूं तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया विषम संख्या। तो ये भी ऑलवेज आपको क्या आएगा विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर,
विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। m+2, यदि मैं हमको 0 लूं तो 0+2 मेरा सम आ रहा है, लेकिन 1 ले रहा हूं तो 1+2 क्या आ रहा है? 3, 2 ले रहा हूं तो 4 आ रहा है, यानी m+2 सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो इसका आंसर सी हो गया। यदि मैं 0 लेता हूं तो 0, 1 लेता हूं तो 2 1 जा 2, 2 लेता हूं तो 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या? सम संख्या। इवन नंबर मतलब क्या? सम संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 क्या है? निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? √64, ये हो जाएगा 8/9, ये 2, ये हो जाएगा 2√3। कौन अपरिमेय नहीं है? तो एक ही क्वेश्चन है जो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आ जाएगा। √6 को इंटीजर नहीं कहा जा सकता, एक रियल नंबर है। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया √64/81, क्योंकि √64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 होता है और 81 का 9 होता है। जो 8 और 9 मेरे दोनों क्या हो गए? इंटीजर्स। क्या हो गए मेरे? इंटीजर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ए। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये शांत का मतलब क्या है? शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग नंबर। शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाए, यानी रुक जाए। तो जैसे 3/8 है, ये खत्म नहीं होगा। 2/15 है। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ। 3/8 है, तो यदि मैं 8 को 3 से डिवाइड करूं, यानी खत्म हो जाना चाहिए ना, पॉइंट लगाया 0, 8 3 जा 24, 6, फिर 0, 8 7 जा 56, 4 0, सॉरी 0, तो 8 5 जा 50, यानी इसका आंसर ए ही है। सॉरी, ए ही है। 3/8 टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ऐसा नंबर जो खत्म हो जाए, जिसे आप हिंदी में बोलते हो शांत, यानी रुक जा। शांत का मतलब होता है ना भाई, शांत हो जा, कीप साइलेंट। ठीक है, शांत हो जाओ। तो शांत का मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी, क्योंकि मुझे इसका पूछा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ऑप्शन ए के अलावा बाकी का तो ऑप्शन नहीं हो सकता ना। चलो अब देखो, 6/15 ये आपको करना है। 6/15 आप खुद करो, क्योंकि सेम ही है। 4 - √3 एक क्या है? 4 - √3 बताएंगे जल्दी से, क्या है? एक बार बताओ, 4 - √3 बताओ। 4 भाई 4 है क्या? √3 को आप यदि डेसिमल में भी चेंज करो तो 1.732। एक बार याद रखना, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, ये इसके बाद भी आगे बढ़ता रहता है नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे अप्रोक्स यानी लगभग में नंबर लिया हुआ है। तो √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो सकता ना, 4 में से √3 जा ही नहीं सकता। अब 1.73 करोगे तो ये तो अप्रोक्स में नंबर आएगा, और यदि नंबर आपका कोई अप्रोक्स में आ रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। चले 14 है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो √36/64 ये हो जाएगा 6/8, तो ये तो परिमेय है। ये क्या हो जाएगा? 1/9, ये हो जाएगा -3/7। ठीक है, -3 नहीं, माइनस आगे ले लूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। अपरिमेय संख्या √3/√5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये अब आप खुद करेंगे। 15, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये ध्यान रखें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपसे बोले 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3। आप कहोगे सर 2 और 2.1 के बीच में निकालें तो हाँ, 2.2 से 2.001, 2.002, 2.003, यानी आप उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि कितनी परिमेय संख्या पूछे तो आप अनंत बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। 11/15 का दशमलव प्रसार, चलो बताओ, जल्दी से जवाब दो। मैं इसका आंसर लिखता जा रहा हूं, ठीक है, आप लगा लेना। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होता है, आप डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, चलो 18 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √18 को हम 9 लिख सकते हैं, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, इसको हम 7/3 लिख सकते हैं,
और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/6। इसका आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि 0.5 ये 0.25 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सी अपरिमेय संख्या है, रूट सी। इसका आंसर ऑप्शन सी। चले आगे बढ़े। √2 है एक। अब बताओ, ये आप खुद ये आपको मैं जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि जिन्होंने कमेंट किया था मैंने सबका रिप्लाई किया है। ठीक है, तो आप भी वो करिए। मैं आपको आपके कमेंट को लाइक और हर्ट दूंगा, और साथ ही मैं आपके कमेंट सेक्शन में जवाब लिख दूंगा। ठीक है, कि सही है कि गलत है। चले, तो √2 आप बताएं। चलो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मैस है। मैंने अभी आपको बताया, यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे 2 अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं हो, उसका आंसर ऑलवेज 1 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं? चलो, इसका आंसर बता देता हूं। 2 अपरिमेय संख्याएं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 से √2 कर जाएगा। ठीक है, 4 प्लस और √6, इसका आंसर भी है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, √6 सॉल्व नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ऐसे काट सकता हूं, क्यों नहीं काट सकता, ये तो आपस में है तो मल्टीप्लाई में ही ना। ये √2 कट गया, बच गया 2, सिंपल। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्रमिक मतलब एक सम, मतलब एक, यानी जैसे 2 के बाद कौन सा सम आएगा, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। तो उन दोनों संख्याओं का HCF आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 23, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मैसे और लैसे निम्न में से किसके बराबर होगा? किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मैसे और लैसे निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? चलो बताओ, ये तो बहुत इजी है, जल्दी से फटाफट। इसका आंसर सी, A क्रॉस B। मैंने क्या बोला, लैसे और मैसे 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आप लैसे और मैसे को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो 2 संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। ये बताओ, अभी हमने किया था ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकल्पित करने का तकनीक है? जल्दी से बताओ। हम क्या करते थे, क्या निकालते थे, मैसे निकालते थे। वो मैंने 9m का वो लिया था ना 3, तो 3 क्या है, 9 से 3 9 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरा मैसे ही हुआ ना। जब मैं कई पार्ट में टुकड़े कर रहा था तो मैं सबसे छोटी वैल्यू ले रहा था, और यदि सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, मैसे। ठीक है, चलो, पाई क्या है, पाई है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, इसको आप डिवाइड करोगे तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, सो इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका भी अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका आंसर आप देंगे। √3 और √5 क्या है, इसका भी आंसर आप खुद लेंगे। मैंने सेम इसलिए लिया है क्योंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत का मतलब क्या है यहाँ पे, शांत का मतलब यहाँ पे टर्मिनेटिंग से, यानी ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो टर्मिनेट कर जाए। और सुनो, आंसर यदि आप दोगे तो आप नंबरिंग वाइज दोगे कि 28 का ये था, 27 का ये था। ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ही रहेंगे, मैं मिला के आपको आंसर का जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस नंबरिंग जरूर कर देना कि 27 का क्वेश्चन आंसर ये है, 26 का ये है, 25 का ये है। ठीक है, चलो, ये क्या कह रहा है, 2.1211111, यानी ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी इसका आंसर अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, चलो इसका आंसर आप खुद लगाएंगे, बताना मुझे क्या आ रहा है। √3 और √12 क्या नंबर है? चलो इसको मैं करवा देता हूं। √3 और √12, √3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन √4 को 2 2 4, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 4 × 3। तो 4 तो अंडर रूट में बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 4 बाहर आ गया 2, लेकिन √3 बाहर नहीं आया, मल्टीप्लाई में काट दो। तो क्या आंसर आ गया मेरा 1/2। 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और यदि p और q दोनों पार्ट इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? चलो 3 - √3 आप खुद लगाएंगे, आप खुद बताएंगे 3 - √3 की वैल्यू 11.23574। अब तो ये लगा ही दोगे, जिसके ऊपर बार हो वो ऑलवेज बार देखो,
लाइनिंग देखो नंबर के ऊपर डायरेक्ट अपरिमेय संख्या ठोको, यानी इंग्लिश में इरेशनल नंबर ठोक दो। 5.233 देखो डैश 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 पॉइंट नंबर दे रखा है ना, यानी ये खत्म वाला नंबर है ही नहीं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अशांत। अशांत मतलब जो खत्म ही नहीं होता, टेंशन में है बहुत, ठीक है, अशांत प्रसार। हिंदी वाले बच्चे अशांत प्रसार बोलेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन काफी है, मैंने इतने ही लिए थे। और सुनो, एक इंपॉर्टेंट आपको सूचना देता हूं, इंफॉर्मेशन है कि अगली क्लास से जो मैं आप कल ही लाऊंगा उसमें आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मिक्स मतलब आपके जो 12-13 चैप्टर है ना, मैं सबके मिक्स क्वेश्चन, यानी एपी के 2 डाल दूंगा, रियल नंबर के 3 डाल दूंगा, लीनियर इक्वेशन के मैं 2-3 डाल दूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, लेकिन कुछ एमसीक्यू भी होंगे, ज्यादातर एमसीक्यू होंगे, और मैं आपको डेली उसी में 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि सॉल्यूशन पैटर्न पे रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके में सॉल्यूशन वाले भी आएंगे, बिहार बोर्ड वाले, ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं आपको 50 में से 45 जो रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, और प्लस 5 क्वेश्चन रहेंगे सॉल्विंग बेस्ड। ठीक है, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको लगा है कि मेरा समझाना आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, कमेंट का क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछे हैं, कमेंट में जवाब जरूर देगा। ठीक है, मैं आपको 1 से 2 घंटे के अंदर जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, और जय हिंद, जय भारत।